अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आरने की लाई नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफी। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है इलाके कंडी के दूर रफ्तादा गांव यानी चंदूसा कंडी के रहने वाले तीन नौजवान जो हैं, जिन्होंने आज जो है जेके पीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सबसे पहले आप तीनों को आरने न्यूज की पूरी टीम से मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। तो क्योंकि नाज़रीन, आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने, ये जो तीन नौजवान आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और उसके साथ साथ इलाके कंडी का नाम, क्योंकि इन्होंने जो है जेके पीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इनसे हम जो है आज रूबरू इनसे बात होगी हमारी। तो सबसे पहले हमारी बात जो होगी वो शराफत अली साहब से होगी। शराफत साहब, आप बताइए कि जब जिस तरह से कल ये नताइज सामने आए, तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया, कैसी फीलिंग्स आप महसूस कर रहे थे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हर कोई चीज़ जो होती है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। अल्लाह के हुक्म के बिना कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का और अपने जो उस्ताद-ए कराम हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर मेरी ग्रेजुएशन तक पढ़ाया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वालिदैन के जो मदद है और जो उस्ताद कराम की जो मेहरबानी है, उनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो उसके बिना, बाद आपके सवाल का जवाब कि मैंने कैसा फ़ील किया, तो ये तो आप भी जानते ही हैं कि आज हमारे यहाँ कश्मीर में या ओवरऑल इंडिया में हम देखें तो जॉब्स का क्राइसिस ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब लगता है तो विजिबल है, एविडेंट है कि हमें खुशी ही होगी। तो मैं बहुत खुश हुआ। सोहेल साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा नजदीक आइएगा, क्योंकि जो है आपका तारुफ भी इस इलाके कंडी के लोगों को हो जाए कि सोहेल साहब जो है अब आने वाला भविष्य है इस इलाके का। तो जब नताइज सामने आए तो किस तरह की फीलिंग्स आपको जो है आपने महसूस की है? शुक्रगुज़ार हूँ मैं अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आके ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी मदद से ये मुमकिन हो सका। और उसके बाद मैं अपने उस्तातिज़ा किराम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी मेहनत से ये मुमकिन हो सका कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से हम जो है फरहान फयाज खान साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप भी बताइए अपनी एक्सपीरियंस कैसा महसूस हुआ आपको जब आपके नताइज सामने आए? सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करता हूँ, जिनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता था। तो कल जब हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड था, खुश भी था, और अपनी खुशी मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट की। जी। तो आप तीनों से मेरा सवाल रहेगा अब के, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो अक्सर ये भी महसूस करते हैं कि शायद हम आगे नहीं जा सकते हैं, कई तरह के मुश्किलात भी आ जाते हैं। तो लोग जो है कहीं ना कहीं वो जो है वो इस सूरत हाल को देखकर पीछे रह जाते हैं, यानी कि वो आगे सोचना फिर बंद कर देते हैं। उन यूथ जो है, जो आज हमारी नौजवान पौध है, उनके लिए आपकी किस तरह की मैसेज रहेगी? जी, इसका जवाब अगर मैं दूं तो मैं इस तरह से दूंगा कि सबसे पहले मेरे हिसाब से, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई अपनी मंजिल चुन रखी है, तो मेरे हिसाब से आपकी जो एज है वो मैटर करेगी। मैं अगर आपको कुछ क्राइटेरिया बता दूं, अगर आपकी एज जो है, जो कोई भी हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं या हमारे इलाके के जो लोग, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप 25 साल तक हैं, आपकी एज जो है वो 25 साल से कम है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, आप अगर आपकी 22 या 23 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे 2-3 साल अपनी तैयारी के लिए दे सकते हैं। आप बिना सोचे समझे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, 2-3 साल आप आराम से पढ़ाई में दे दीजिए। लेकिन अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, तो फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी मैटर करेगा। आप देखिए कि आपके घर में अगर आपको लगता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम अभी भी घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको फैमिली का सपोर्ट रहेगा,
तो आप करिए। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली, तो आप कुछ साइड में अपना जॉब देख लीजिए, प्राइवेट जॉब देख लीजिए, कुछ छोटा मोटा जॉब, जिससे आपका मंथली इनकम जनरेट होता रहे और आपके वो मेंटली बर्डन ना रहे आपके ऊपर। तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मैं आपको बता के रखूँ। फरहान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जॉब जो है आगे पढ़ाई करने से क्या फायदा है, तो क्योंकि अब जो है सरकारी जॉब तो नहीं है। उन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि आज के दौर में भी जो है वो आगे नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनमें डर है कि शायद हम आगे कोई भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं या आगे हमारी नौकरी नहीं लग सकती है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती है। जितना इंसान पढ़ेगा उसका माइंड उतना उसका विजन उतना बड़ा होगा, उसके सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होगी, पढ़ाई करनी चाहिए इंसान को, और पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें इंसान को समझ में आती हैं, माशरे में उठने बैठने के लायक होता है। तो पढ़ाई जितनी ज़्यादा करेगा उसके बाद बंदा, ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा। एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बाद फेलियर हो या सक्सेस हो वो मैटर नहीं करता है, फेलियर से इंसान सीखता है। और जितने ज़्यादा फेलियर होंगे, इंसान को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, फेलियर से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। और एक टाइम आएगा कि आपका लक और आपका हार्डवर्क आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सोहेल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप मेरे इस सवाल पे आपकी क्या किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फिर से आप पूछें सवाल। क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ जो हमारे जो नौजवान हैं वो ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है सरकारी जॉब हमें फराहम नहीं हो सकती है। वो पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव है, जो उनमें वो क्षमता होती है, वो उनमें खत्म हो जाती है। ऐसे में आपकी किस तरह की मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए? आज अगर हम देखें, एक ज़माना था, अगर हम 6-7 साल पहले जाएं तो एक ज़माना था, उस टाइम मुश्किल था। आपके पास गाइडेंस नहीं थी, सही बात। आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप अपने बच्चों को दिल्ली या जम्मू भेज सकते और वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते। इतना पैसा नहीं था। लेकिन आज सब कुछ चेंज हुआ है। आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक बच्चे के पास, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पास मोबाइल है। आज डिजिटल ज़माना है, और इवन कोचिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। बिल्कुल। इवन आप देखो तो यूपीएससी की कोचिंग भी आपको 8-10 हज़ार में आज मिल जाएगी डिजिटली। तो आज रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस है, हर चीज़ है। आज पढ़ाई बहुत आसान है, बस पढ़ाई करनी है, अपना टाइम देना है और हो जाएगा इंशाल्लाह, और मेहनत करनी है। हर किसी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ माना जाता है। तो शराफत साहब, आपको क्या लगता है कि आपके काम एग्जाम्पल दूंगा। मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो मैं शादीशुदा था, मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो बीच में मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये जॉब छोड़ूं, यहाँ से रिज़ाइन करूं, क्योंकि मुझे लगा मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं ऐसा सोच जिस रहा तरह हूँ। से मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जिस जी, तरह जी। से आपने कहा कि मैं मैरिड हूं, जी बिल्कुल। यानी कि जाहिर सी बात है आपने जो है अपना कॉन्फिडेंट जो है शादी के बाद भी बरकरार रखा। आपको पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था। जी तो इससे बिल्कुल। फिर आप कौन सा जॉब कर रहे थे जिससे आप जो है आगे जा रहे थे फिर? एक्चुअली क्या है कि मैंने अब आज तक 4-5 जॉब में चेंज कर चुका हूँ। अभी मैं करंटली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज वोकेशनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले जब मैं आपको बता रहा था जो मैंने रिज़ाइन किया था, तब मैं हमारा एक यहाँ पे टंगमर्ग एरिया में एक स्मार्ट ग्रिड है, वहाँ पे एक इंडीग्रिड करके कंपनी है, उसमें काम कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे जब लगा कि मैं अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको बराबर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने अपने घर वालों से बात की कि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स का भरोसा है कि आप जो करेंगे वो फैसला आपका सही होगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमें देख रहे हैं अभी लाइव आप चला रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी आपका बेटा है, भाई है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर होता है जब आप उनको हौसला देते हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ हमें पता है आप कर लेंगे ये काम। तो उन्होंने जब मुझे ऐसा कहा कि आप कर लेंगे, और मैं आपको एक बात और ऐड करूं कि जो मेरी वाइफ हैं, उन्होंने भी मुझे इसमें सेम जवाब दिया कि जो जो भी आप करेंगे मुझे पता है आप वो अच्छा ही करेंगे, और
तो फिर जाके जब मुझे फैमिली से इतना सपोर्ट मिला, मेरे भाई मेरी बहनें सब ने मुझे यही कहा कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, तो फिर जाके मैंने वो रिज़ाइन किया। और उसी फिर जो रिज़ाइन के बाद वाला जो टाइम था, उसी टाइम में मैंने JKPSI के लिए अपना प्रिपेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। जी। फरहान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपको इस पढ़ाई के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा, थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरी जर्नी में रहा था वो रहा है मेरे पेरेंट्स का। मैं उनका थैंकफुल हूँ। पेरेंट्स के अलावा मेरी फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहा है, और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं अपने बड़े भाई को, जिनकी वजह से ही मैं आज मैं कन्विंस हो पाया हूँ और मैंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया। तो तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि यहाँ पे नेटवर्क एरर जो है वो लगातार आ रहा है। सोहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जब हम बात करते हैं, आज की यूथ ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तीनों से मेरा ये सवाल है, आपकी किस तरह की मैसेज रहेगी उन नौजवानों के लिए जो आज कहीं ना कहीं ड्रग्स में जो है वो ड्रग्स के शिकार हुए हैं, इसमें ख्वातीन भी हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा उन सब से कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे ज़ाया ना कीजिए, और जब भी ऐसा काम करें उससे पहले अपने माँ बाप को सोचें, उनका चेहरा सामने लाएं। इंशाल्लाह ऐसा कोई भी बच्चा दोबारा नहीं करेगा। अगर वो अपने माँ बाप को देखेगा, अपने माँ बाप के बारे में सोचेगा, ये करने से पहले उन्हीं के बारे में सोचे। शहब साहब, आपसे भी मेरा यही सेम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस सवाल पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी हम पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस बात पे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे कि हम कैसे इस जो नासूर है ये हमारी सोसाइटी में, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कम से कम कर सकते हैं। तो अभी जो हम अपने जो दोस्त हैं, भाई हैं, उनको जो मैसेज दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं कि आप अगर आप अभी अपनी स्टडीज़ में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस पे फोकस करिए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें से एक ये लाइफ का एक स्टेज होता है, कुछ साल होते हैं 2 या 3, जब आपको लगेगा आप एंजॉय करोगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप रिग्रेट करोगे, आपको पछताना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी काम में हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा इस बात पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि इस दुनिया में हर कोई आपसे मुंह मोड़ लेगा, लेकिन फाइनली जो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे वो लोग, वो आपकी फैमिली होंगे। तो हमेशा उनको अपने, जैसा सोहेल भाई ने कहा, कि अपनी फैमिली आपसे अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो है, आप बताइए कि कब से आपने जो है ये स्ट्रगल करना शुरू किया? आपने पहले से ही ठान लिया था कि हमने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, या आपके जहन में कुछ और चल रहा था? देखिए, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे, और कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल देखना चाहता है हर कोई इंसान। तो मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो 2009 में 21 में स्टार्ट हुई थी एफए के एग्ज़ाम से। एफए के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैश कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का आया एक बार, वो भी हमने दिया, उसमें भी हमने मेरिट में लाया, मेरिट में आए उसमें भी, और वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी क्रैश कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। और फिर से ये तीसरा एग्ज़ाम था मेरा JKPSI का, जिसके लिए मैंने फिर से अपेयर हुआ, और इस बार भी मेरिट में आया, और फॉर्चुनेटली इस बार हर एक जो भी स्टेज है वो क्वालिफाई करके आज हम यहाँ पर आपके सामने हैं। तो शराफत साहब, भी मेरा सवाल आपसे भी है कि आपने कब से ये ठान लिया था? आपने पहले आपके मन में क्या यही चल रहा था कि नहीं हमें ये करना है, और कब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या इससे पहले भी आपने किसी जगह पे जो है वो स्ट्रगल किया था अपनी जॉब्स के लिए? देखिए, मैं एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो अभी अगर देखा जाए तो मुझे फील्ड भी वही चुनना चाहिए था अपने करियर के लिए, लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ कश्मीर में कुछ अभी वो ना सेटल नहीं है। हमारे PDD डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग अप्लाई करते थे SJE या AE का पोस्ट के लिए, तो 2015 से लेकर आज 2023 चल रहा है, अभी तक उसमें कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुए हैं। तो अब हम उस पर नहीं रह सकते थे कि मैंने बीटेक किया हुआ है तो मुझे JE ही बनना है या AE के पोस्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो मैंने कुछ टाइम जो है, जो ही मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी, तो मैं पहले बेंगलोर चला गया। मैं एक ब्रॉडबैंड कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे। कुछ महीने मैंने जब वहाँ 5 या 6 महीने काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो मुझे
किसी आप तीनों की सुको आप, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क एरर जो है जी हमें जी बार बार आ रहा है, आपसे ये भी जानने की कोशिश की आप तीनों की स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कहाँ पे आपने जो है अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है? स्कूलिंग देखिए, मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई थी, प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी, वो हमारा यहाँ एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था शुमलारन में, जो अनफार के बाद मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही। फरहान साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करें आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई जी, थी? मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो चंदूसा में मुर्तज़ा मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हुई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी चंदूसा ज्वाइन किया 12th तक। उसके बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स मैंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट में किया, एमबीए किया था दिल्ली से। सहील साहब, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है? मेरी बेसिक स्कूलिंग मुर्तज़ा मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चंदूसा से हुई है। 8th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। यानी कि इब्तिदाई तालीम ने आपने जो हासिल की है वो मुर्तज़ा मेमोरियल से की जी है। जी बिल्कुल, मुर्तज़ा मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हासिल की है, वो भी 8th तक। तो उन हमारे जो भाई बहनें जो इस एग्जाम में थी, जो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनके लिए आपकी किस तरह की मैसेज रहेगी? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी, ये आपका आखिरी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं दिन में ही एक ट्वीट पढ़ रहा था एक लड़के का, जो 0.1 मार्क्स से इस लिस्ट से बाहर हो गया है। तो मेरी नज़रों में वो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। सवाल ये है कि सीट्स लिमिटेड थी, नहीं तो ऐसे बंदों को हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिसक्वालीफाई हो गए। अभी ये मैं उनको इतना ही कहूँगा कि हार्ड लक टू दोज गाइज जो इसमें नहीं कर पाए क्वालिफाई, लेकिन आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लगे रहिए, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं पढ़ाई, आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है पढ़ाई को जो अभी उस पे आगे फुल स्टॉप लगाया है, वो आगे जो है वो नहीं सोच रहे कि क्या उनको चाहिए कि वो आगे अपनी स्ट्रगल जारी रखे, क्योंकि पढ़ाई की कोई हद नहीं है, उनको जाना चाहिए आगे। या फिर कुछ हमारे जो नौजवान हैं उनके, हाँ, मेरा सवाल ये था कि कुछ, जी क्योंकि नेटवर्क एरर जो है मैं बार बार यहाँ आ रहा जी था जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनके पास जो है वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, उनके पास वो पैसे नहीं होते, यानी कि साधन नहीं होता है, वो आगे अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छी खासी इनकम भी है, लेकिन फिर भी वो जो है पढ़ाई को आगे नहीं ले पा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आपका जो सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लेकिन वो फिर भी आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें किसी की हेल्प कर सकते। जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं, तो बाहर से बाय फोर्स आपको कोई भी नहीं ये इसके लिए प्रिपेयर कर सकता कि नहीं आपको करना है। हाँ, अगर आपके पास आपको चाहत है, आप चाहते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपके पास जो है वो फाइनेंशियल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके पास वो आपकी माली हालत सही नहीं है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जाइए, आप उन लोगों से बात करिए। सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ के, मैं अपने एरिया की बात करूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे गेजेटेड ऑफिसर्स हैं जो रेडी हैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए जिनकी ये वाली सिचुएशन है कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, लेकिन उनके पास पढ़ने की वो चाहत है। तो आप उनसे बात कर आखिरी आप सवाल मेरा, क्योंकि वक्त हमें आगे जाने जी की इजाजत नहीं दे रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि बैकडोर एंट्री यहाँ होती है। जिस तरह से आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो हकदार होता है, जो इस एम्प्लॉय के लिए डिजर्व होता है, क्या आपको लगता है कि आज कोई बैकडोर एंट्री नहीं है? अब आज जिसके पास जो दमखम जो रखता है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास पढ़ाई है, क्या उन लोगों को आज इंसाफ मिल रहा है? देखिए, जिस प्रोसेस से हम गुजर के यहाँ पे बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल आज इसमें है, वो क्लैरिटी है, आपके पास फेयरनेस है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, खास कर हमारा जो ये फिज़िकल टेस्ट हुआ, पीईटी या पीएसटी आप कहें इसे, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें बिल्कुल माइक्रो सेकंड से भी जो बच्चा गिरा है वो बाहर हुआ है, चाहे वो क्यों ना लिस्ट का टॉपर भी था, या जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया है, अगर उसके मार्क्स बनते हैं तो वो क्वालिफाई हुआ है, वो लिस्ट में है, वो बाहर नहीं हुआ है, जो हमारी नज़रों में है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। आप इस चीज से संतुष्ट है कि जम्मू कश्मीर में अब बैकडोर एंट्री खत्म हो गई है?
कह अब सकते हैं। जो लोग आगे आना चाहते हैं वो अपने दम खम से जो है अपने टैलेंट से आगे आ सकते हैं। हम कह सकते हैं, हम उन लोगों को एनकरेज करेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको एनकरेज करेंगे कि बिल्कुल फेयरनेस है, आप पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल जो आप डिजर्व करते होंगे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आरने के साथ बात की, क्योंकि वक्त हमें जो है और बहुत सारी बातें थी, लेकिन यहाँ नेटवर्क इशू भी हमें बार बार आ रहा है और हम